गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समुद्रगुप्त की विजयों के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, समुद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना और प्रयाग प्रशस्ति में इसकी प्रशंसा करते हुए इसकी युद्ध विजयों और इसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। और हमने यह भी चर्चा की थी कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। आज हम समुद्रगुप्त की विजयों के विषय में यहाँ चर्चा करते हुए बात करेंगे कि समुद्रगुप्त एक कुशल सम्राट, महान सेनापति, कूटनीतिज्ञ और बहुआयामी प्रतिभा संपन्न युक्त यथार्थवादी व्यक्ति था। उसने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध नीति का अनुसरण किया और सर्वप्रथम उसने आर्यावर्त अर्थात गंगा और यमुना के जो दोआब का प्रदेश है वहां पर सैनिक अभियान किए। यह सैनिक अभियान उसने 2 चरणों में किए और इन 2 चरणों के अंतर्गत उसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया और उन्हें राज प्रसभोद्वरण नीति के तहत सीधे अपने साम्राज्य में मिलाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 राज्य और राज प्रसभोद्वरण जो नीति उसने अपनाई थी वो आर्यावर्त के 9 राजाओं के लिए अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उसने साम्राज्य में इन 9 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के अंतर्गत जो उसने अभियान किए। दक्षिण के 12 राज्यों को उसने पराजित किया था और इन राजाओं को पराजित करने के पश्चात उसने इनके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का अनुसरण किया। तात्पर्य है कि इनको विजित करके और पुनः इनको छोड़ देना और अपने अधीन ले आना। तात्पर्य यह है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में की सीमाओं में न मिला करके और उन्हें केवल अपने अधीन बनाया, अर्थात उन्हें पराजित किया, उनका राज्य छीन लिया, उसके बाद उन्हें वापस पुनः उनका राज्य लौटा दिया और उन राजाओं को अपने अधीन कर लिया, अर्थात उन्हें कर देने के लिए विवश कर दिया। इसे ही ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 राज्यों के साथ राज प्रसभोद्वरण नीति का पालन किया था और दक्षिण के 12 राज्यों के साथ उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने मध्य भारत के बहुत से शासकों को पराजित किया और इसके साथ साथ उसने सीमांत जो प्रदेश थे, सीमांत मतलब साम्राज्य की जो सीमाएं जहां थी वहां से लगते हुए जो प्रदेश थे, जो राज्य थे, उनको भी उसने पराजित किया। इसके साथ साथ वहां पर कुछ राजतंत्रात्मक और जो गणतंत्रात्मक शासक थे सीमांत राज्यों के, उन्होंने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर के और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी स्वतः ही। तो इनके साथ समुद्रगुप्त ने सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति का पालन किया, अर्थात इनको अपने साम्राज्य में न मिला करके और इनसे कर वसूल करके और इसके साथ साथ समुद्रगुप्त को प्रणाम करने के लिए इनको विवश किया गया, अर्थात ये समुद्रगुप्त के दरबार में समय समय पर उपस्थित होकर के और उसे प्रणाम करेंगे, अर्थात उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से उसने सीमांत प्रदेशों, उत्तर और दक्षिण के राज्यों को पराजित करके और एक विस्तृत साम्राज्य की नींव रखी। आगे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो था उसने एक तरह से एक विस्तृत साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके, विस्तृत साम्राज्य बना करके और राजनीतिक एकता स्थापित की। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त की विजयों के लिए, उसकी युद्ध कुशलता के लिए इतिहासकार वीए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वीए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बताया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिसने 375 से लेकर के और 414 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर समुद्रगुप्त सभी गुप्त शासकों में सर्वाधिक वीर और शौर्यशाली शासक रहा है। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी साम्राज्य का काफी विस्तार किया। इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह इसने वाकाटक वंश में किया था। वाकाटक वंश का शासक था रुद्रसेन द्वितीय, जिसके साथ प्रभावती गुप्ता का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया और वाकाटक राज्य के अंतर्गत रुद्रसेन की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। तो रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके समय में
एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी यात्री फाइयान जो था वो भारत की यात्रा पर आया था, जिसने फोको की नाम की एक पुस्तक की रचना की है। ये उसका यात्रा वृतांत है। कालिदास और अमर सिंह जैसे महान विद्वान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी, शक शासकों को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के जो थे सिक्के जारी किए थे। तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त सम्राटों में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही जारी किए गए थे, जो शक विजय के उपलक्ष्य में उसने जारी किए थे। और इसके साथ साथ उसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। आगे हम बात कर रहे हैं कि स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नागवंश की कुबेर नागा नामक राजकुमारी के साथ उसने विवाह किया था। इस प्रकार से नागवंश को भी उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपना मित्र बना लिया था। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसका जो मेहरुल स्तंभ लेख है, जो दिल्ली स्थित है, उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो पश्चिमोत्तर में बैक्ट्रिया जो अफगानिस्तान की सीमाओं के अंतर्गत आता है, बैक्ट्रिया से लेकर के और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी समुद्र की ही भांति साम्राज्य का काफी विस्तार किया था और एक विस्तृत साम्राज्य का शासक कहलाया था। यहाँ आज हमने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।